वेलकम एवरीबडी, आप सबका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हमारा दैट विल बी मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम बात करेंगे मीन, मोड, मीडियन, अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड सो मेनी थिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं, जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको मीजर्स करने के हमारे पास डिफरेंट वे हैं, जिसमें से हम जो बेसिकली 3 पार्ट है वो हम सभी जानते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट इज अर्थमेटिकल मीन। सो लेट मी चूज अर्थमेटिक मीन। छोटी क्लासों में इसको हम नॉर्मली मीन भी बोल दिया करते हैं, या फिर हम इसको एवरेज के नाम से भी जानते हैं। तो दैट इज अर्थमेटिक मीन। एंड द सेकेंड वन इज मीडियन, और हम इसको मिड वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। एंड द थर्ड वन इज मोड, दैट इज नोन एज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट, जैसा कि अर्थमेटिक मीन है वैसे ही हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल, और वी कैन से दैट ज्योमेट्रिक मीन। आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू टू द हार्मोनिक मीन, दैट विद द नंबर 5 हार्मोनिक मीन। हम बात करेंगे इन सबके बीच का रिलेशन क्या है, कौन कौन सी टर्म्स, किस टाइप का डाटा होगा, उससे हम अर्थमेटिकल मीन को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। अर्थमेटिकल मीन को हम शॉर्ट फॉर्म में एएम भी बोलते हैं, और ज्योमेट्रिकल मीन को हम नॉर्मली जीएम भी बोल देते हैं, दैट इज जीएम। एंड आल्सो हार्मोनिक मीन इज नोन एज एचएम। सो ये बच्चों टर्म्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर्स करने की। तो दीज आर ऑल द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी: अर्थमेटिकल मीन, मीडियन, मोड एंड सो मैनी। तो चलिए बात शुरू करते हैं हम सबसे पहले मीन से, जिसको हमने अर्थमेटिकल मीन के नाम से हम जाना, एएम से। तो मीन निकालने से हम जो हमारी प्रोसेसिंग है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंट टाइप का जो डेटा होगा उसके ऊपर बात करेंगे, कितने टाइप के फॉर्मूलाज हैं। तो एक कंप्लीट लेक्चर जो है ना ये आपको मिलने वाला है आज। सो गाइज, सबसे पहले है अर्थमेटिकल मीन, जिसको हम एएम के नाम से जानते हैं। अर्थमेटिकल मीन, इसको हम एवरेज भी बोल सकते हैं। तो आपके पास कोई डेटा गिवन है, मान लीजिए किसी भी टाइप का आपको डेटा गिवन हो सकता है। डेटा मैं आपको आगे बताऊंगा। डेटा 2 टाइप का होता है, ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड, या फिर रो डाटा जिसको भी हम बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल लाइक x1, x2, x3, x4, ऑल दीज आर द टर्म्स, और यू कैन से दैट सम नंबर्स, और xn तक आपके पास कुछ नंबर्स हैं। नंबर्स कुछ भी ले सकते हैं हम, ये 1 2 3 4 5 कुछ भी आप डेटा हो सकता है। तो ये मैंने x1, x2, x3 अप टू xn कुछ नंबर्स ले लिए हैं। तो अब अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो उसको मैं डिनोट करूंगा बच्चों x बार से। x बार इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा, लाइक समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, लाइक सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इसको यही फॉर्मूला हम एवरेज में भी यूज करते हैं। तो ये जो मीन है ये एक्चुअली एवरेज ही तो है। तो सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज नोन एज मीन, अर्थमेटिकल मीन। या फिर इसको हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n xi बाय n। तो एक ही बात है, किस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो समेशन की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये बच्चों है अर्थमेटिकल मीन का फॉर्मूला, और इसकी रिप्रेजेंटेशन है x बार से। अब कोई एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाता हूं, और उससे हम थोड़ा और इसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत से बच्चे आज पहली बार ये पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए एनी नंबर आई एम टेकिंग हियर, लाइक कुछ भी नंबर ले लीजिए, अब 2 3 5 4 1, एनी 5 नंबर आई एम जस्ट टेकन हियर। तो मुझे अगर इसका अर्थमेटिकल मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे इन सबको प्लस करना है, 2 3 + 5 + 4 + 1, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे काउंट करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5। सो आई विल डिवाइड बाय 5। सो अब देख लीजिए कितनी वैल्यू बनेगी। तो जस्ट आई एम गोइंग टू ऐड 3 to 5 5 5 10
10 and 5, 15. So 15 divided by 5 and the answer will be 3. So this is your required arithmetical mean of this given data. तो बड़ा सिंपल है, बट फर्दर जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो वी विल सी किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें मिलने वाली हैं. तो अर्थमेटिकल मीन बोल दें इसको, चाहे हम इसको एवरेज बोल दें, सेम थिंग इज देयर. चलिए बच्चों, अब बात करते हैं कि मीन निकालना क्या हमेशा ही इतना इजी ही रहेगा? नॉट एट ऑल. सो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, पहले उसके ऊपर बात करते हैं कि अर्थमेटिकल मीन या फिर एवरेज जब हम निकाल रहे हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, या फिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज. ये प्रॉपर्टीज ये अपने आप में एक क्वेश्चंस ही हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं. समटाइम आपको जो डेटा गिवन होता है, जैसे मैंने टर्म्स ली थी x1 x2 x3 अप टू xn, तो मान लीजिए आपको हर एक टर्म में से ना आपका मीन माइनस करना पड़ गया. तो मैंने पहली में से मीन को माइनस कर दिया, फिर दूसरी टर्म में से मैंने मीन को माइनस किया, तीसरी टर्म में से भी मीन को माइनस करूंगा. तो इस तरीके से मैंने हर एक टर्म में से मीन को माइनस करता चला गया, हर एक टर्म में से. अगर ऐसा है तो फिर इसके जो मीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज द पॉइंट. तो बच्चों ये जो सम होगा ना, x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, तो ये जो सम होगा ये हमेशा क्या होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. ऑलवेज दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. लॉजिक क्लियर हुआ? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन xi माइनस एक्स बार दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मीन. तो ऐसी ही कुछ और 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये. सो सेकेंड प्रॉपर्टी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो मान लीजिए आपको जो मीन है वो आपको पता है कुछ n टर्म्स का, बट आपको कह दिया गया कि आपको जो हर एक टर्म्स है ना उसमें से कुछ ऐड कर दीजिए. लाइक मैंने पहली टर्म में एक a ऐड कर दिया, दूसरी टर्म में भी मैं कुछ और ऐड, मतलब सेम टर्म ऐड करूंगा, x2 प्लस a ऐड करूंगा, x3 में भी मैंने कुछ ऐड कर दिया लाइक x3 प्लस a. तो मैंने हर एक टर्म में ना एक a को ऐड कर दिया. तो बच्चों जो मीन रिजल्टेंट मीन होगा ना उसमें भी उसमें जो इफेक्ट होगा, तो वो जो मीन पहले था उसमें भी आप a ऐड करके बोल सकते हैं. बात समझे? लाइक अगर हर एक टर्म में कुछ ऐड किया है तो जो मीन पे इफेक्ट होगा मीन में भी वो a ऐड हो जाएगा, दैट विल बी द रिजल्ट. ओके. सिमिलरली अगर आप ऐड करने की बजाय हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें किसी भी नंबर को लेके हर एक टर्म में से, तो भी जो मीन होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है. तो मान लीजिए मैंने पहली टर्म में a जो है ना वो सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे में भी a सब्ट्रैक्ट किया, तीसरी में भी a सब्ट्रैक्ट किया. तो माय डियर जो मीन होगा ना उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि उसमें भी आप a सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वही रिजल्ट होगा. ओके. हर एक टर्म में अगर a सब्ट्रैक्ट किया तो मीन जो होगा, रिजल्टेंट मीन जो होगा उसमें भी आप a सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. लाइक डायरेक्ट रिजल्ट है ये. सिमिलरली अगर मुझे डिविजिबिलिटी पे बात करनी हो या फिर मल्टीप्लीकेशन की बात करनी हो, तो पहले मैं बात करता हूं डिविजिबिलिटी की. मान लीजिए मैंने एक x1 में ना कोई नंबर लिया, p डिवाइड कर दिया, x2 को भी p से डिवाइड कर दिया, और हर एक नंबर को पर्टिकुलर मैं p से डिवाइड कर रहा हूं. तो जो रिजल्टेंट मीन होगा बच्चों उसको भी आप p से डिवाइड करके आंसर बता सकते हो, यानी कि वो भी p से डिवाइड हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं हर एक को मल्टीप्लाई करता, लाइक p को मल्टीप्लाई x1 से, x2 से, अप टू xn से, सबसे मैंने p से मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्टेंट मीन आएगा वो भी तो ऐसा ही बन जाएगा. उसको भी आप आंसर बता सकते हैं कि p से मल्टीप्लाई करके दैट मस्ट बी द आंसर. लॉजिक क्लियर? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, basic properties of mean. Now time to go to think about some more important aspect of mean. एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, and that example you can see on your screen. The mean of 68 number is 18. I'm just taking कुछ 68 नंबर्स हैं और उनका मीन आपको दे रखा है कि वो है 18. इफ ईच नंबर, अगर हर एक नंबर को डिवाइड कर दिया जाए, इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, तो देन व्हाट विल बी द न्यू मीन. तो जो नया मीन होगा बच्चों वो क्या होगा, यानी कुछ 68 नंबर्स हैं और उन सब का मीन आपको दे रखा है दैट इज 18,
और अगर हर एक नंबर को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर जो नया मीन आएगा वो बताइए क्या होने वाला है। ठीक है, आई होप दैट एवरीबडी इज गेटिंग द क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि मीन जो 68 टर्म्स है उनका मीन कितना दे रखा आपको। तो मीन ऑफ 68 नंबर इज व्हाट, दैट इज 18। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं, दैट इज सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। सो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन। तो अब आपको एक्स बार गिवन है, दैट इज 18, आई कैन राइट आउट, एंड समेशन ऑफ एक्स आई आई कुड नॉट नो, एंड एन इज गिवन टू यू 68. So the summation of xi will becomes 18 into 68. लिख सकते हैं कि जो सम ऑफ टर्म्स हैं वो कितना होगा, वो होगा 18 इंटू 68, जो भी होगा, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं फिलहाल। तो अब उसने नया मीन पूछा आपसे क्या होने वाला है। तो नया मीन तो तब आएगा जब आपके पास न्यू सम आ जाएगा। तो न्यू मीन फाइंड आउट करने के लिए न्यू सम चाहिए मुझे। तो ये मेरे पास वो सम है जब 18 मीन था और 68 टर्म्स थी। अब हुआ क्या है एक्चुअली, जो नया सम आएगा उसमें हर एक टर्म जो है ना वो 6 से डिवाइड हो चुकी है। ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय 6। तो जो नया सम आएगा बच्चों वो क्या होगा, वो होगा 18 इंटू 68 बाय व्हाट, बाय 6। आई कैन राइट आउट, ओके, गेटिंग पॉइंट को समझिए आप। तो 18 इंटू 68 and I can write out that will be divided by 6. तो that will be new sum. Okay, अब न्यू सम अगर आ गया तो न्यू मीन निकालना, मैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये नया सम है। तो नए सम को जब मैं 68 से डिवाइड करूंगा तो आई गॉट व्हाट, आई गॉट न्यू मीन। सो दैट इज सम एंड 68 नंबर ऑफ टर्म्स, सो डिवाइड करूंगा और आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी सी। और अगर आप डायरेक्टली चाहते, ये कुछ सब कुछ नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्टली देखते नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 18 और डिवाइड किससे करना है 6 से, तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाता, क्योंकि अभी मैं प्रॉपर्टी बता के आया हूं कि मीन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए, आई होप सो दैट यू गॉट अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल, और दैट एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टीज। अब चलिए बच्चों आगे बात करते हैं कि मीन हमें और किस टाइप से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मेथड्स हैं कुछ मीन को फाइंड आउट करने के लिए। सो मेथड्स टू फाइंड अर्थमेटिकल मीन, हाउ वी कैन कैलकुलेट। सो यहां बच्चों हम बात करेंगे डेटा के ऊपर, क्योंकि डिफरेंट टाइप का डेटा होगा तो डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो डेटा हम दो टाइप का यहां पे यूज करेंगे। एक होता है बच्चों अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, and second one is known as grouped data. One is ungrouped data and second one is grouped data. तो दोनों टाइप की जो डेटा है उसके ऊपर हम बात करेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले हैं। ओके, सो लेट मी रब इट। ओके, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों अनग्रुप्ड डेटा के बारे में। अनग्रुप्ड डेटा सबसे पहले हमें समझना होगा कि अनग्रुप्ड डेटा होता कैसा है। तो इसको हम रॉ डेटा भी बोलते हैं। कोई भी एक एग्जांपल मैंने ले लिया, मान लीजिए 217301 वट एवर यू कैन टेक। तो इसको बच्चों अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं, रॉ डेटा जिसको बोलते हैं। तो यहां पे मीन की बात करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन, सिंपल मीन इज नोन एज, पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो यहां पे मीन निकाल सकते हो आप इजिली, क्योंकि ऊपर वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको आप प्लस कीजिए और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 + 1 + 7 एंड सो ऑन। मैं जल्दी से सबको प्लस कर रहा हूं और आप अपने लेवल पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आ जाए तो आई विल अपोलोजाइज। तो मैंने यहां पे इन सबको ऐड कर दिया और डिवाइड बाय 7, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है 7। तो यहां पे देखिए दैट विल बिकम 17/7। तो यहां पे आंसर मिल गया आपको 2.43 समथिंग। तो ये मीन आ गया बच्चों, इसको एवरेज भी बोलते हैं, मीन बोलते हैं। तो ये तो अनग्रुप्ड डेटा था, बट ग्रुप्ड डेटा दैट विल बी डिफरेंट। लाइक कुछ इंटरवल दिया हो सकता है, कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ इस टाइप से कुछ चीजें दी होंगी आपको। तो मान लो ग्रुप डेटा की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पे एक इंटरवल गिवन है और कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन है जिसको एफ से नोट करते हैं।
तो ग्रुप डेटा में 0 to 10, 10 to 20 इंटरवल की बात कर रहा हूं, 20 to 30, 30 to 40 एक इंटरवल आपको गिवन है बच्चों, ठीक है, और 40 to 50। और इस इंटरवल में कुछ फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है, लाइक कोई भी मैं एक एग्जांपल से एक ले रहा हूं, 2, 3, 0, 1 एंड एनीथिंग यू कैन टेक 5। तो इंटरवल गिवन है और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहां पे मीन। तो मीन निकालने के सबसे पहले मुझे निकालना होगा एक्सआई। एक्सआई होता है बच्चों मिड टर्म, इंटरवल की जो मिड वैल्यू होती है उसको हम एक्सआई बोलते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं 0 से 10 की जो मिड वैल्यू है वो होगी 5, 10 से 20 वाली 15, 20 to 30 25। और इनकी मिड वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, आप दोनों इंटरवल्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, मिड वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें निकालना है एफ आई एक्स आई। तो एफ आपको गिवन है, एक्स आपको गिवन है, जल्दी से मल्टीप्लाई करते चलिए। 5 2 10, 15 3 45, 25 into 0 35 35, 45 into 5 is 20, 180 that will be, and here you got what, 5 5 10 and 4 1 3 7 1 6 8 and you got a 270। और यहां पे हम करेंगे समेशन ऑफ एफ and 5 and 6 and 5 that will be 11। तो यहां मुझे समेशन ऑफ एफ आई भी मिल गया, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई भी मिल चुका है। तो जल्दी से फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहां पे जो सेकंड फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं दैट विल बी फॉर ग्रुप्ड डेटा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो वो निकाला हमने 270/11। तो यहां पे जल्दी से जो भी आंसर आएगा यू कैन सी। तो ये ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा के बड़े सिंपल से एग्जाम्पल थे। अभी भी मीन बहुत चीजें बाकी हैं मेरे दोस्तों। तो एक और एग्जाम्पल हम लेंगे और उससे हम अगली स्टोरी के ऊपर जाएंगे कि और हम मीन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बड़ा ही फेमस मेथड है जिसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट द मीन वैल्यू, और इसको बच्चों अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। सो व्हाट इज अ शॉर्टकट मेथड एंड व्हाट इज अज्यूम्ड मीन मेथड? इसको ए वाला मेथड भी बोलते हैं। तो एक एग्जांपल से सारी स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी। मान लीजिए बच्चों कोई डेटा आपको गिवन है और यहां मैं बात करूंगा ग्रुप्ड डेटा की, क्योंकि अनग्रुप्ड डेटा के लिए हमेशा फॉर्मूला वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होता। हाँ, अगर ग्रुप्ड डेटा आता है तो ही आप इस जो अज्यूम्ड मीन का मेथड है इसको आप यूज कर पाते हैं। तो हियर द मेथड इज अज्यूम्ड मीन मेथड। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। कोई भी इंटरवल मैं कंसीडर करता हूं और कुछ वैल्यूज, कुछ फ्रीक्वेंसीज लेते हैं और वी विल अप्लाई दैट मेथड। सो मान लेते हैं कि कुछ मार्क्स आपको गिवन है और कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है। मार्क्स आपको इंटरवल में भी गिवन हो सकते हैं और मार्क्स आपको पर्टिकुलर भी गिवन हो सकते हैं, दोनों को ही हम ग्रुप्ड डेटा ही बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इंटरवल में गिवन है तो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, और अगर आपको इंटरवल वाले नहीं लेने तो अपन सिंपल वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि इंटरवल वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया तो सिंपल भी मैं आपको बता सकता हूं। तो वो भी ग्रुप्ड डेटा में ही हम इसको काउंट करेंगे। मान लीजिए मार्क्स आपको गिवन है, मार्क्स आपको गिवन है 5, 10, 15, 20 और 25, कुछ भी लेके चल सकते हैं, मैं एक जस्ट टेकिंग आइडिया। और जिनके 5 मार्क्स हैं वो 10 स्टूडेंट हैं, 10 मार्क्स वाले 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 मार्क्स वाले अप्रॉक्सीमेट 10 स्टूडेंट हैं, 20 मार्क्स वाले भी कुछ मान लीजिए 12 स्टूडेंट हैं, और 25 मार्क्स वाले भी कुछ मान लेते हैं हम के कुछ 3 स्टूडेंट हैं। तो मार्क्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है। सो मैंने अभी आपको बताया कि हमें एक फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और एक एक्सआई, जो मिड वैल्यू थी, इंटरवल थे तो मिड वैल्यू थी, बट अब अगर इंटरवल में नहीं है तो इसी को हम एक्सआई बोल देंगे। और ये फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफआई के नाम से जानते हैं, दिस इज आर नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सआई एफआई निकालते थे, है ना, लास्ट जो एफआई इंटू एक्सआई, बट अब नहीं निकालेंगे क्योंकि अब हम शॉर्टकट मेथड की बात कर रहे हैं। तो यहां भी अज्यूम करेंगे बच्चों, ये मैंने अज्यूम कर लिया a इज इक्वल टू 15, ये अज्यूम्ड मीन मेथड है। तो एक a मैं अज्यूम करूंगा एक्सआई में से, जिसको अज्यूम्ड मीन बोलते हैं, और यहां निकालेंगे d, और d होता है x माइनस a। अब x की वैल्यूज आपको पता है 5, 10, 15, 20, 25, और a मैंने अज्यूम कर लिया। तो पहली टर्म 5 माइनस 15 दैट विल बी माइनस 10, राइट। 5 माइनस 15 करेंगे सबसे पहले, तो माइनस 10, 10 माइनस 15 दैट विल बी माइनस 5, 15 माइनस 50 0, 20 माइनस 15
5 and then 10. That is your required value of D. D निकालने के बाद आपको निकालना होता है बच्चों Fi इंटू डी आई. Fi इंटू डी आई. Fi डी आई क्या होगा? इनकी मल्टीप्लाइड सिंपल 10 इंटू 10, 15 इंटू 5, then 10 into 0, then just taking 15 into 5, that will be 75. 10 into 0, that will be 0. 12 into 5, that must be 60. And 3 into 10, 30. अब मुझे इनको टोटल करना है. ठीक है, तो आप जैसे भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं. मैं एक बार नेगेटिव अलग ऐड कर रहा हूं, पॉजिटिव वालों को अलग ऐड कर रहा हूं, और इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू बचने वाली है वो हो सकती है दैट विल बी 5 एंड मस्ट बी 8 -85. और एक मुझे वैल्यू जो निकालनी है वो होती है मेरे पास Fi का सम, यानी कि समेशन ऑफ Fi, जिसको हम कैपिटल N भी लिखा होता है कई बार. तो समेशन ऑफ Fi की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जल्दी से यहां इनको कैलकुलेट कर लीजिए. देन यू गॉट अ 10 10 20 20 10 25 35 35 एंड 15 50. तो डेटा आ चुका है. अब जल्दी से मीन निकाल लेते हैं. एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस Fi समेशन ऑफ Fi एंड डी आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ Fi. अब a मुझे पता है दैट विल बी 15 क्योंकि हमने अज्यूम्ड किया था, प्लस जो सम था Fi डी आई का दैट विल बी -85 हम निकाल चुके हैं, और इसका सम जो आया था दैट विल बी 50. अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, तो जो भी कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड मीन. ओके, सो इट इज नोन एज शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड. आई होप सो दैट यू गॉट, क्योंकि मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है a प्लस समेशन Fi डी आई. तो एक बार थोड़ा सा इसके बाद एक फॉर्मूला और भी होता है बच्चों, जिसके अंदर हम एक आई को इंट्रोड्यूस करते हैं. मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, एक बार सारी चीजों को इकट्ठा एक्सप्लेन करते हैं. तो मीन की बात कर रहे हैं, तो मीन में पहला जो सिंपल मेथड है वो था रॉ डाटा का, जिसमें अंदर एक्स बार आप समझते हो कि एवरेज, यानी कि सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा. सिंपल, दैट्स सो सिंपल. दूसरा मेथड आप ये समझिए कि फ्रीक्वेंसी अगर गिवन हो तो उसमें लिखते हैं समेशन ऑफ Fi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ Fi, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो. थर्ड वन, अब अगर इंटरवल गिवन है और आप चाहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड लगाना, तो वो अभी लगा के आए हैं a प्लस समेशन ऑफ Fi डी आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ Fi. इट्स नोन एज अज्यूम्ड मीन मेथड. क्लियर? अज्यूम्ड मीन मेथड ए वाला मेथड. इसमें से बच्चों मैं आप बता चुका हूं कि ए क्या होता है और डी क्या होता है. डी आई क्या है? एक्स माइनस ए. और ए क्या है? ए इज नोन एज अज्यूम्ड मीन, हमारा खुद का माना हुआ कोई एक वैल्यू एक्स में से, अज्यूम्ड मीन. क्लियर? ओके, नाउ द फोर्थ वन मेथड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अज्यूम्ड मीन मेथड. इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे हमने ए प्लस लिखा, लाइक ए प्लस समेशन ऑफ Fi डी आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ Fi इंटू आई. अब आई क्या काम करता है? आई एक यूज करते हैं विथ ऑफ इंटरवल के लिए. ठीक है, तो जो टर्म्स इसमें यूज हुई हैं, एक ए है, एक डी है और एक आई है. ए आप पहले बता चुका हूं कि ये अज्यूम्ड मीन है एज सेम टू द थर्ड फॉर्मूला, और दूसरा वर्ड यूज हुआ डी जो एक्स माइनस ए है एज सेम, और आई होता है बच्चों विथ ऑफ इंटरवल. ये इसलिए यूज करते हैं कि अगर डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेंथी हो, तो उसको थोड़ा और शॉर्ट करने के लिए. ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं आपको चीज जरूर क्लियर करूंगा, बट आप खुद ट्राई करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. मीन वाले, ये मीन के लिए बच्चों ये सिर्फ 4 फार्मूलाज हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं. तो चलिए अब कुछ और बात करते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक एग्जांपल से लेके चलते हैं बच्चों. लास्ट जो आई वाला है मैं उसको थोड़ा सा आई विल ट्राई टू क्लियर. जीरो टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, कोई भी इंटरवल 40 टू 50,
and one more taking, I'm just 50 to 60 also. After that, frequency, that is will be 4, 16, 20, 10, and anyone taking else 7 और 3. तो इंटरवल गिवन है हमें और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है. तो हमारा जो सबसे पहला काम था बच्चों वो था एक्स आई निकालना, यानी कि मिड वैल्यूज को यूज कर निकालना. तो यहां दोनों को ऐड करेंगे 10/2 5, और यहां दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें 30/2 15, और 20 और 30 की मिड वैल्यू 25, 30 40 की मिड वैल्यू 35, देन 45 एंड देन 55. दीज आर द मिड वैल्यूज एंड नोन एज एक्स आई. तो एफ आई भी है मेरे पास, अब एक्स आई भी है. अब मुझे किस तरीके से मेथड को यूज करना है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा डी, दैट इज नोन एज डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड डिवाइड बाय आई. मैं आई वाला मेथड यूज करके बता रहा हूं आपको. तो अब देखिए बच्चों, सबसे पहले ए एक्स माइनस ए, तो मुझे ए तो चूज करना होगा. और ए कहां से चूज करते हैं? ए चूज करते हैं एक्स आई से. तो कोई भी आप ए चूज कर लीजिए, 25 35 जो भी आपको सूटेबल लगता है. तो मैं यहां पे चूज कर रहा हूं 35 को. दैट इज माई अज्यूम्ड मीन, दैट इज अ वैल्यू ऑफ ए. अब इस वैल्यू का यूज करते हैं, और इस वैल्यू का यूज करके मैं डी निकालूंगा. तो डी निकालने के लिए आई इज द विड्थ ऑफ इंटरवल, यानी कि देखिए 10 वैल्यू आई इज इक्वल टू 10, क्योंकि गैप जो है 10. तो -3 35 को यूज करते चले जाइए, वैल्यूज निकालते चले जाइए, और डिवाइड बाय आई भी करना है आपको. तो -10 10/10 -1 बच जाएंगे, 0 and 1 and 2. Okay, clear? X minus a divided by I. Just to multiply here. Here you got a -12 -32 xi or sorry di और fi की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जस्ट सिंपल. तो यहां पे मल्टीप्लाई करके एक टेबल आ गया, आपको दिख रहा होगा यहां पे. तो here you got a table that is known as fi into di. अब बाकी बच्चों सारी स्टोरी डिपेंड करती है फॉर्मूला पे. तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एक्स बार निकालने का a प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई, या एन बोल सकते हैं, इंटू आई. अब देखिए बच्चों, a की वैल्यू क्या है? वी नो दैट इज 35, प्लस समीशन ऑफ एफ इंटू डी, ये हमें निकालना पड़ेगा. एफ डी की जो कॉलम है इसको सम करना पड़ेगा. तो इसका सम निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट आउट डायरेक्टली, दैट विल बी -51. तो सम आ गया मेरे पास -51, और एफ आई का सम आ गया 60. तो आई एम जस्ट यूजिंग हेयर -51 एंड डिवाइड बाय 60 एंड इनटू आई, और आई की वैल्यू क्या थी बच्चों? 10. तो इसको अब कैलकुलेट करेंगे एंड वी गॉट अ आंसर. तो थोड़ी सी आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, बिकॉज यू आर फ्री टू यूज. सो 26.5 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई गॉट हेयर बाय द मीन विद द मेथड ऑफ शॉर्टकट मेथड एंड यूजिंग आई. ओके, नाउ टाइम टू मूव टू गो टू द नेक्स्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. पहला मेजर्स था मीन मेरे पास, और दूसरा जो मेजर्स रहेगा सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर्स करने का वो होगा बच्चों मीडियन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं एक छोटे से टॉपिक के ऊपर, वो है करेक्ट मीन. और क्योंकि कई बार आपको कुछ डेटा इस तरीके से गिवन होता है, तो एक बार फॉर्मूला लिखिए जल्दी से. करेक्ट मीन दैट विल बी इनकरेक्ट मीन और इनकरेक्ट सम, सॉरी इनकरेक्ट समेशन माइनस इनकरेक्ट आइटम, इनकरेक्ट सम माइनस इनकरेक्ट आइटम प्लस करेक्ट आइटम डिवाइड बाय एन. ये फॉर्मूला बच्चों तब यूज होता है जब मान लो आपको कई बार ऐसा दिया जाता है कुछ चीजें कि आपको कुछ टर्म्स दी गई और उसका मीन बता दिया गया ये है, और बाद में पता चला कि उस डेटा के अंदर एक टर्म गलत थी. और बताइए अगर वो टर्म गलत थी तो फिर नया मीन, अगर उस टर्म को रिप्लेस कर दें तो नया मीन क्या होगा?
चलो एक एग्जांपल से आपको चीजें कुछ और क्लियर हो जाएंगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, कुछ ऐसा ही इनकरेक्ट वैल्यूज का। तो मान लेते हैं कि मीन आपको द मीन वैल्यू और मीन मार्क स्कोर इज गिवन टू यू स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है। द मीन मार्क स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट was found to be 40। जो 100 स्टूडेंट्स का जो मीन स्कोर है, जो मीन वैल्यू है, वो पता चला दैट विल बी 40। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 हैं और उनका मीन जो है वो है 40। बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड, बट बाद में कुछ मान लीजिए कुछ पता चलता है कि कुछ वैल्यू जो था वो मिसप्लेस थी, वो मिसरीड थी, वो गलत थी। कैसे? लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द स्कोर, कोई भी वैल्यू एक मान लेते हैं, एक वैल्यू चूज कर ली, दैट स्कोर ऑफ 53 वाज मिसरीड, और उसको मान ली 53 स्कोर था और उसको मान लीजिए मिसरीड करके लिख दिया गया 83 था। 53 83 लिख लिया गया और उसकी वजह से जो 100 स्टूडेंट्स थे उनका मीन रहा 40। अब वो स्कोर था 53, लिखा गया 83। तो फिर अब सही जो मीन होगा वो क्या होगा? अगर हम 83 वाली टर्म्स को वापस 53 लिखें तो फिर जो नया मीन है, जो एक्चुअल मीन है, वो क्या होगा? तो देखो बच्चों, एक्स बार हमें पता है दैट विल बी व्हाट, 40 गिवन है मीन, और नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें गिवन है दैट आर 100, यानी कि n भी आपको गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स दैट आर 100। तो मीन का जो फॉर्मूला है वो हमें कहता है कि बेसिक मीन आप एवरेज से इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय n, यू कैन राइट आउट। सो व्हाट थिंग्स आर गिवन टू अस? तो इस फॉर्मूले में एक तो मुझे यहां पता है x बार इज 40 एंड समेशन ऑफ xi सम नहीं पता मुझे, तो आई विल राइट आउट, एंड n नंबर ऑफ टर्म्स देयर आर 100। तो बाय दिस रिलेशन आई कैन राइट आउट के समेशन जो xi है दैट विल बी इक्वल टू 40 इंटू 100। आई एम राइट हियर? तो जो समेशन है, सम जो आया वो कितना आ गया? 4000। ये बच्चों सम है, बट ये सम क्या है? इनकरेक्ट सम है, क्योंकि इसमें जो टर्म है वो मिसरीड की हुई है, ये इनकरेक्ट सम है। अब मुझे करेक्ट मीन ढूंढना है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले को जरा एक बार देख लीजिए। ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हमें चाहिए? एक इनकरेक्ट सम चाहिए जो मुझे मेरे पास है, तो एक तो इनकरेक्ट सम आ गया। करेक्ट मीन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक तो इनकरेक्ट सम चाहिए, इनकरेक्ट समेशन xi, इनकरेक्ट समेशन xi दैट विल बी 4000। उसके बाद क्या चाहिए? इनकरेक्ट आइटम चाहिए। इनकरेक्ट आइटम क्या है मेरे पास? दैट विल बी, जो सही नहीं थी, जिसको मिसरेड किया गया, दैट विल बी 83, और सही क्या थी? दैट विल बी 53। तो डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय n। n कितना है? दैट इज 100, n इज 100। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा एंड आई गॉट अ आंसर इजीली। सो इट विल बिकम्स 3970 बाय 100। सो हियर वी गॉट अ रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट 39.7। दैट विल बी करेक्टेड मीन एक्चुअली। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो आई होप सो दैट यू गॉट क्लैरिफिकेशन ऑन द करेक्ट मीन कंसेप्ट। तो ये करेक्ट मीन निकालने का जो मेथड है, इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों। अब चलिए, बहुत हो गया मीन के ऊपर बातें, अभी मुझे बात करनी है नेक्स्ट मेजर ऑफ टेंडेंसी दैट विल बी मीडियन, और इसके बाद बात करेंगे मोड की। तो मीडियन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीडियन। मीडियन को बच्चों मिड वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, और यहां पे भी दो टाइप का डेटा काम करेगा, एक अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा बच्चों ग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज वी विल यूज। ठीक है, बड़ा सिंपल है, सिंपल वे से समझे इसको, और इसके सिवा कुछ नहीं है। जो मैं चीजें आपको बताऊंगा मीडियन निकालने का, ये इसके सिवा आपको और कोई चीज यूज नहीं करती।
तो पहले तो देखिए, जो मैं अनग्रुप्ड डेटा की बात करता हूं तो अनग्रुप्ड डेटा कैसा होता है और किस तरीके से हम यहां पे निकाल सकते हैं। तो पहले तो एक सिंपल से वे से समझिए कि मीडियन मतलब क्या, मतलब मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किसकी? कुछ टर्म्स की, कुछ डेटा की। मान लो कुछ टर्म्स मुझे गिवन है लाइक 2, 3, 7, 11 और 13, कुछ कोई भी टर्म्स आप ले सकते हो, मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो ये जो टर्म्स है मुझे इनकी मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मिड वैल्यू यानी कि ये देखो, 2 मैंने इधर से छोड़ दी, 2 इधर से छोड़ दी, ये बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट मिड है। तो वो जो एग्जैक्ट मिड है ना, वही हमारा मीडियन है डेटा का। ओके, बट डेटा हमारा होना चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा है। ओके, तो इसका मतलब मीडियन अगर, और ये डेटा कैसा था? रॉ डेटा, यानी कि अनग्रुप्ड डेटा था। अनग्रुप्ड डेटा था तो मिड वैल्यू मैंने ऐसे निकाली। तो अब बच्चों क्या हो सकता है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, वो या तो इवन हो सकती हैं या ओड हो सकती हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो है ओड, अगर ओड टर्म्स है तो जो मिड वैल्यू होगी वो डायरेक्टली होगी n+1 डिवाइड बाई 2। बड़ा सिंपल। और वही n अगर मेरा ओड ना हो के इवन होता, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इवन होती तो फिर मीडियन क्या होता? तो मुझे 2 टर्म निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर n मेरा नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो मुझे 2 टर्म्स निकालनी है। एक तो n/2 और दूसरी निकालनी है n/2+1। ये जो दोनों टर्म्स आई है ना, इन दोनों टर्म्स का जो एवरेज होगा वही मीडियन होगा। ठीक है, यानी कि मीडियन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ n/2th और n/2+1 टर्म, इन दोनों का जो एवरेज है दैट इज नोन एज मीडियन। तो अब देखो, टर्म्स या तो इवन होंगी या ओड होंगी, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो ऊपर देखो ओड टर्म्स वाला एग्जांपल मैंने आपको बड़ा सिंपल सा दिया भी है, क्योंकि जो ऊपर 2, 3, 7 वाला एग्जांपल है वहां पे आप देख सकते हैं। बट अब मान लीजिए मैंने एक डेटा लिया 2, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, कितनी टर्म्स होगी? 3, 3, 4, 5, 6, 53, और चलो एक टर्म्स और भी ले लेते हैं, 98 मान लीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी ओड टर्म्स हैं बच्चों, और सारी की सारी टर्म्स जो है ना वो किस में है? एक असेंडिंग ऑर्डर में है। तो 7 टर्म है और असेंडिंग ऑर्डर है। तो मैंने कहा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जरूर होना चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर है और ओड टर्म्स है, तो ओड टर्म्स के लिए सिंपल फॉर्मूला यूज हो रहा है पहले वाला, यानी कि n+1 डिवाइड बाई 2। तो हेयर आई एम राइटिंग 7+1 डिवाइड बाई 2। तो कितने हो गए बच्चों? 8/2 हो गया 4, यानी कि 4th टर्म। जो 4th टर्म होगी वही मेरी मिड वैल्यू होगी। तो जरा सिर्फ 4th टर्म को काउंट कीजिए, कौन सी आई? 9। तो जो 9 नंबर है वो मेरी मीडियन है, वो दैट इज नोन एज अ मीडियन। तो ये तो ओड टर्म्स के रिस्पेक्ट में था। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, इसको ग्रुप्ड डेटा को आगे वाले स्क्रीन पे मैं डिस्कस करूंगा। एक बार एक जो इवन टर्म्स है उनका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, एक और लीजिए 13। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6। तो इवन है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है इवन है तो देखो सेकंड जो फॉर्मूला है वो काम आने वाला है, यानी कि यहां पे मुझे 2 टर्म्स ढूंढनी पड़ेगी। एक तो बच्चों n/2 यानी कि 6/2, और एक n/2+1 यानी कि थर्ड टर्म। 6/2 से होगी थर्ड टर्म, और n/2+1 यानी कि 4th टर्म। इन दोनों टर्म्स का जो एवरेज होगा बच्चों उसको हम बोलेंगे क्या? वो होगा हमारे पास मीडियन। तो ये 5 और 7 दोनों टर्म्स आई हैं, इन दोनों को जल्दी से आप इनका एवरेज निकालिए, कितना आ जाएगा? 5 + 7/2 12/3 यानी 2 6 आ जाएगा। तो 6 जो होगा दैट इज नोन एज मीडियन हेयर। ओके, तो जो 2 टर्म्स होंगी उन दोनों की एवरेज, उन दोनों की मिड पॉइंट इज नोन एज मीडियन। तो ये तो अनग्रुप्ड डेटा का खेल था, ये एक रॉ डेटा का खेल था जिसके अंदर कुछ भी ग्रुपिज्म में नहीं गिवन, आपको कुछ इंटरवल नहीं गिवन, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन। बट पॉइंट इज दैट कि जब कभी हमें कुछ ग्रुप डेटा गिवन होगा, कभी कोई फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो हम मीडियन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे देखिए मीन के लिए काफी 2-3 फॉर्मूलाज थे, बट मीडियन के लिए बस आपको या तो सिंपल डेटा था, अब अगर ग्रुप्ड डेटा आएगा तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, इजिली यू कैन कैलकुलेट द मीडियन। तो ग्रुप्ड डेटा के लिए एक एग्जांपल लेके चलेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आई एम जस्ट टेकिंग इंटरवल 0 to 10 and so on. (20, 30, 30, 40, 40, 50).
ओके, एंड फ्रीक्वेंसी लाइक 14 and 23 and 27 and 21 and 15. These are the frequencies. So interval given है and frequency given है. तो सबसे पहले मुझे मीडियन निकालने के लिए यहां पे ना एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, और उस कॉलम में मुझे क्या फाइंड आउट करना है। वो कॉलम होगा बच्चों कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये हमने पहले नहीं किया, मीन में इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो अब हम नया कॉलम बनाने वाले हैं। उसको CF के नाम से मैं डिनोट करूंगा, CF, इट इज नोन एज कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वो क्या होगा, आपको बस ऐड करते चले जाना है इन सभी टर्म्स को, लाइक 14, फिर इसमें 23 ऐड कर दीजिए, फिर 37 में 27 ऐड कर दीजिए, 64 में 21 ऐड कर दीजिए, और 85 में 15 ऐड कर दीजिए। दिस इज टेबल ऑफ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए यहां तक को काम आपको समझ में आया। अब बात यह है कि मुझे मीडियन निकालना कैसे है। यहां पे तो मीडियन निकालने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला मैं यहां पे लिखूंगा, और उस फॉर्मूले को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समझना पड़ेगा। उस फॉर्मूले में टर्म्स क्या है। सो मीडियन इज इक्वल टू व्हाट? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n by 2 and minus C and divide by F, okay, and into I। तो पहले तो आप जो भी टर्म्स यहां मैं यूज कर रहा हूं इनको जानिए, पहचानिए क्या है। तो एक टर्म मैंने यूज की है यहां पे L का मतलब क्या है? L का मतलब है बच्चों यहां पे लोअर लिमिट, ठीक है। और किसकी लोअर लिमिट? L इज नोन एज अ लोअर लिमिट, और ये लोअर लिमिट होगी आपकी जो मीडियन क्लास है ना आपकी, उसकी लोअर लिमिट है ये, ठीक है। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, दैट्स नोन एज L। अब जो मीडियन क्लास है वो क्या है? वो हम निकालेंगे n/2 से। तो पहले n को समझिए, n क्या है? समेशन ऑफ Fi, यानी कि जो f वाले को प्लस करेंगे वही n होगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं। और f क्या होगा? f होगा बच्चों फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि जो क्लास हम सेट करेंगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी, उसको मैं f से डिनोट करूंगा। अब रह गया मेरे पास i, और i क्या है बच्चों? i है मेरे पास दैट इज विड्थ ऑफ इंटरवल, है ना। बट C इज ऑल्सो, C इज नोन एज जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर वाली कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, ठीक है। तो प्रोसीडिंग द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, I will taking the cumulative frequency of proceeding क्लास इंटरवल लिख दीजिए, या फिर आप मीडियन क्लास लिख दीजिए ऑफ क्लास, एंड I is known as width of interval। तो अभी इन सभी टर्म्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सी टर्म कहां पे है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स हमें चाहिए। तो सबसे जरूरी, सबसे पहला काम है, मुझे चाहिए n, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वहीं से शुरू होने वाला है। तो n का मतलब क्या है? सम। और सम जब आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो ना, तो जो लास्ट टर्म होती है वही सम होता है, ठीक है। बिल्कुल लास्ट टर्म, जैसे यहां पे लास्ट क्या आई है? 100, तो ये आपका n है। अब n से आगे क्या चाहिए? n/2। तो n/2 मतलब 100/2, 100/2 मतलब 50। तो अब जो 50th, देखिए ध्यान दीजिए, 50th जो टर्म है, 50th जो फ्रीक्वेंसी है, वो कहां एग्जिस्ट करेगी? तो ये हमें पता करना होगा। ये हमें पता कहां से करेंगे? ये चलेंगे हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में देखिए 50 कहां एग्जिस्ट करेगा? तो 37 और 64 के बीच में कहीं ना कहीं 50 आ सकता है। एम आई राइट? तो अब ये जो जहां पे आपने इंसर्ट किया है, उससे जो नीचे वाली रो है उसको बोलते हैं बच्चों मीडियन क्लास,
ठीक है, ये आपकी क्लास इंटरवल हो गया या फिर मीडियन क्लास। तो ये आपका क्लास इंटरवल सेट हो गया। इसके सामने वाली आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हो गई। ओके, अब इसके सामने, बिल्कुल सामने वाली आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, जो एफ लेना है ना वो आपको ऊपर वाला लेना है। तो यानी कि इसके सामने आपको 64 दिख रहा है, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ये नहीं लेनी, 37 लेना है आपको, प्रोसीडिंग लेना है, उससे पीछे वाली एक वैल्यू। तो ये जो 37 है ये क्या है पहले तो, और ये जो 27 है ये क्या है? तो लेट मी चूज एनी अदर इंक एंड लेट मी शो यू। इसको बोलते हैं बच्चों एफ फ्रीक्वेंसी, ये होगी सी एफ, या इसको सी भी बोलते हैं, कई बार फॉर्मूले में सी एफ भी लिखा होता है। और क्लास इंटरवल आपके पास आ गया, विड्थ ऑफ इंटरवल भी है हमारे पास। सो ईच एंड एवरीथिंग नाउ वी हैव। तो देखिए एल की वैल्यू क्या होगी, लोअर लिमिट, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है 20। एन की वैल्यू कितनी आई 100, लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल क्योंकि फॉर्मूले में जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 27, और सी कितना आया 37, और आई कितना है दोस्तों, दैट विल बी 10। ओके, सो ईच एंड एवरीथिंग वी हैव नाउ, सो आई कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला एंड आई कैन रिजल्ट। तो जल्दी से सभी वैल्यूज को पुट कीजिए, लाइक एल को, और n/2 कितना आएगा 50 माइनस सी कितना है बच्चों, सी विल बी 37, सी इज व्हाट, सी इज 37, एंड डिवाइड बाय एफ इज व्हाट, एफ इज 27 एंड इनटू आई। तो अब बच्चों बचा आपके पास इसको कैलकुलेट करने का काम, वो आप बहुत अच्छे से कर लोगे बिकॉज यू आर स्मार्ट गाइज, आई नो। सो 24.81 समथिंग यू गॉट अ रिजल्ट ऑफ मीडियन। सो इस तरीके से आपको जब भी ग्रुप डेटा गिवन होगा तो इजिली यू कैन कैलकुलेट द मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ओके ओके, सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ ग्रुप डेटा, जिसके अंदर तीन जो चीजें हैं वो इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, और एक नया जो वर्ड यूज किया हमने दैट इज अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो सारी टर्म्स यहाँ पे यूज हुई हैं एल, n/2, माइनस सी, एफ और आई होप सो कि आप सबको समझ में आई। तो चलिए बच्चों, अब जो हम नया लास्ट टॉपिक है हमारा दैट विल बी मोड। मोड को शुरू करने से पहले, इससे पहले हम दो चीज़ें कर चुके हैं, मीन और मीडियन। तो मोड क्या है बच्चों? मोड एक मान के चलिए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने का एक वे है, नथिंग एल्स। सो अगर मेरे पास रो डेटा गिवन है या फिर ग्रुप डेटा गिवन है, तो दोनों ही केस में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसी को हम मोड बोलने वाले हैं। दैट विल बी द नोन इज मोड। तो मोड निकालने के भी डिफरेंट वे हैं। तो पहला रहेगा मेरे पास रॉ डाटा, यानी कि जो अनग्रुप डेटा होगा उस केस में हम मोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई डॉट डेटा गिवन है लाइक 6, 5, 3, 4, कोई भी डेटा आप ले सकते हो, कोई भी गिवन हो सकता है आपको डेटा 3, 4, 3, 7, 8, 5, एनीथिंग लाइक 9, 5, 4। तो मान लिया ये डेटा मुझे गिवन है और मुझसे पूछा गया कि जस्ट फाइंड आउट द मोड ऑफ द गिवन डेटा। सो मोड की जो वैल्यू होगी बच्चों, उसको मैंने आपकी अभी बताया आपको कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी नंबर की उसको मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे काउंट करना होगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस नंबर की है। तो जो भी नंबर आपके सामने आपको इस डेटा के अंदर गिवन है उसमें से मैं अगर 5 को देखूँ तो 5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो मुझे मैक्सिमम लग रही है, क्योंकि 5 इज़ अपीयर अप्रॉक्सीमेट 3 टाइम, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इससे ज़्यादा टाइम जो है ना अपीयर हुआ हो। तो इजिली आई कैन से दैट 5 जो है वो मेरा मोड है इस गिवन डेटा का, क्योंकि 5 जो है वो दैट आई कैन से दैट लाइक 5 जो है दैट अकर्स मैक्सिमम टाइम, और आई कैन से दैट द 5 अकर्स हाइएस्ट टाइम और मैक्सिमम टाइम, यू कैन से दैट। ओके, सो द 5 अकर्स मोस्ट frequently, so that's why 5 is my mode. But it's not a way that कि हर बार डेटा मुझे ऐसा ही गिवन होगा। मुझे डिफरेंट डेटा भी गिवन हो सकता है, इंटरवल में भी गिवन हो सकता है, क्योंकि जब हम ग्रुप डेटा की बात करते हैं तो मुझे इंटरवल गिवन हो सकते हैं, मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ आपको दे रखा है लाइक साइज ऑफ शूज़ दे रखे हैं और फिर नंबर ऑफ शूज़ भी दे रखे हैं। तो साइज़ मान लेता हूँ मैं 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, ये मेरे पास शूज़ के साइज़ हैं और कुछ नंबर ऑफ़ शूज़ भी मुझे गिवन है और नंबर ऑफ़ पेयर्स जो हैं वो मान लेता हूँ मैं कि जो 4 नंबर के शूज़ हैं वो हैं 10, 15, 20, 35, 16 और 3 और 1। तो साइज ऑफ शूज़ और नंबर ऑफ पेयर्स, यानी कि मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है हर एक नंबर के शूज़ की। तो अब मुझे मोड निकालना है, तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि कौन से नंबर के शूज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। तो आई कैन सी कि जो 7 नंबर का शूज़ है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी है 35। तो इट मीन्स साइन जो है, जो 7 जो है हैज़ अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो अगर वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो डेफिनेटली आई कैन से दैट द मोड कितना होगा, मोड 7 होगा। ओके, तो 7 इज द मोड ऑफ दिस डेटा। आई होप सो दैट अकॉर्डिंग टू दिस डेटा यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मोड एक्चुअली। अब अनग्रुप्ड डेटा का केस तो क्लियर हुआ, बट अगर मुझे डेटा मिलेगा ग्रुप्ड वाला तो क्या करेंगे वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कि ग्रुप्ड डेटा हो, ग्रुप डेटा को हम समझते हैं कि इंटरवल टाइप का डेटा, और ग्रुप्ड डेटा में मोड के लिए भी एक ही फॉर्मूला काम करेगा। तो सबसे पहले मैं उस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर हम उसके अंदर जो टर्म्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो मोड होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ FM माइनस F1 माइनस F2 एंड इनटू I। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोड। तो इसमें जो टर्म्स यूज हुई हैं, एक यूज हुआ L। L क्या होगा? L वही पिछली बारी वाली बात, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, या फिर इसको जैसे मैंने मीडियन क्लास बोला था या मॉडल क्लास बोल दिया। और I आपको पता है ऑलरेडी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, दैट इज विड्थ ऑफ इंटरवल। यहां पे L भी वही है और I भी वही है, बट कुछ नए जो टर्म्स आई हैं वो है F1। F1 क्या है? FM और F2, 3 टर्म्स हमारे पास नई इंट्रोड्यूस हुई हैं। F1 होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी, जो मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उससे ऊपर वाली, इनकी प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, जो आप क्लास इंटरवल सेट करोगे उससे जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसको तो F1 बोल देंगे, और जो FM होगा वो होगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उस क्लास की, यानी कि जो मॉडल क्लास आपने सेट किया है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो लाइन में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो तो होगी FM, और उसके ऊपर वाली जो होगी वो होगी F1, और सिमिलरली जो उससे नीचे वाली आ जाएगी उसको क्या बोलेंगे? दैट विल बी F2। ओके, ये भी फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास बोल देते हैं फिर इसको। ठीक है, तो आप सिंपल वे से समझें कि FM से ऊपर F1 और FM से नीचे F2। तो यही सारी जो टर्म्स हैं ये हमें यूज करनी है, ये इसका हमें ढूंढना है कहाँ पे है, लाइक L, I, F1, FM, F2। ओके, दीज आर द टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोड। ओके, तो ग्रुप्ड डेटा आएगा, मोड कैलकुलेटर करना है तो L चाहिए, I चाहिए, FM चाहिए, F2 चाहिए और F1 चाहिए। ओके, तो इसको हम एक एग्जांपल के वे से समझेंगे कि कौन सी टर्म्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, तो हेयर आई एम टेकिंग एनी एग्जांपल, लेट्स सी। एक ग्रुप्ड डेटा ले लेते हैं हम, जिसमें मान लीजिए कुछ मार्क्स आपको गिवन है या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है। तो मैं मान लेता हूं कि मार्क्स मुझे गिवन है 1 to 5, 6 to 10। चलो मैं इंटरवल भी थोड़ा अलग ले रहा हूं इस बार, ये भी एक चीज़ समझाने वाली थी पीछे, बट यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, ये मैंने इंटरवल ले लिया, मार्क्स ले लिए। अब है मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोई भी आपको गिवन हो सकते हैं डेटा में। मान लीजिए जो 1 to 5 मार्क्स लेने वाले जो बच्चे हैं वो हैं 7, 6 to 10 वाले 10 हैं, 11 to 15 मार्क्स लेने वाले 16 हैं, 16 to 20 मार्क्स वाले 32 हैं और 21 to 25 मार्क्स लेने वाले 24 स्टूडेंट हैं। दीज आर द गिवन डेटा एंड हेयर वी हैव टू कैलकुलेट मोड नाउ। बट यहां पे इंटरवल देखिए, थोड़ा इंटरवल में कुछ गड़बड़ है, लाइक 1 से 5 है और फिर 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस इंटरवल को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा हमें। और इस इंटरवल को ठीक करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा वे है कि जो पॉइंट देखो आप 1 का गैप है, तो एक 0.5 का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। लाइक यहाँ जो पहली वैल्यू है 1, तो 1 में से ना मैं 0.1 माइनस कर दूंगा, यानी कि इसको पीछे ले जाऊंगा, और 5 में से 0.5 थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, अब थोड़ा देखिए आप किस तरीके से करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। जो 1 है इसको 0.5 कम कीजिए तो वैल्यू बन जाएगी 0.5, और 5 को 0.5 बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 5.5। एम आई राइट हियर? और 6 को भी कम कर दीजिए 0.5 तो 5.5, 10 को बढ़ा दीजिए तो 10.5, ये हो जाएगा, कम करूंगा मैं तो 10.5, तो ये हो जाएगा 15.5 सॉरी 15.5 और 20.5, ये हो जाएगा 20.5 और ये हो जाएगा 25.5। ठीक है, तो ये नया इंटरवल बन गया और अब ये इंटरवल ठीक है। अब मुझे निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF, तो वो वैसा ही जैसे पहले निकाला था। 7 में 10 ऐड कीजिए 17 और 17 में 16 को ऐड कर दीजिए। ओके, तो 1 by 1 एक टर्म को आप ऐड करते चले जाते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। 33 में 32 को ऐड कीजिए, दैट यू गॉट अ 65 और 65 में आप 24 को ऐड कीजिए 89, तो ये होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अब मुझे यहां से वो सारी टर्म्स को चूज करना है जो टर्म्स मुझे उस अपने मोड निकालने के फॉर्मूले में चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे वो फॉर्मूला याद होना चाहिए और मुझे सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखना है। तो हेयर द टर्म्स इज ऑल द टर्म्स आर गिवन टू यू। तो फर्स्ट थिंग जो मुझे निकालनी होती है वो होता है बच्चों n/2। पहले भी हमने निकाला, अब भी मैं निकाल रहा हूं। n/2 से ही आपको क्लास इंटरवल पता चलता है। तो n/2 निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी तो दैट विल गिव्स यू द मॉडल क्लास। ओके, जैसे पीछे मैंने मीडियन क्लास का वर्ड यूज किया था, तो एक बार मैं इसको सम कर लेते हैं। हाँ, आपको सम नहीं करना, तो जो यहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के नीचे आपको 89 वही रिजल्ट होता है हमेशा। ठीक है, तो 89/2, तो वैल्यू आ गई अप्रॉक्सीमेट 2 4 जा 8, 2 4 जा 8.5, तो 44.5। तो ये जो 44.5 जो वैल्यू है, जस्ट यू विल रिकॉग्नाइज कि ये कहाँ एग्जिस्ट करने वाली है। तो डेफिनेटली 33 और 65 के बीच में आएगी। तो यहां पे 44.5 एग्जिस्ट करेगा। तो इससे जो लोअर लाइन होती है ना, जो लोअर लाइन में जो क्लास आएगी उसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास, यानी कि ये जो क्लास है दैट इज नोन एज योर मॉडल क्लास। इसके बिल्कुल सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो इसी की फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको हम नाम देंगे FM। और इसके ऊपर वाली एक फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए, एक मुझे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए। ओके, आई मीन टू से दैट अब देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मुझे कोई भी वैल्यू यूज नहीं करनी है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोड एक्चुअली। तो मोड के लिए फॉर्मूला जल्दी से लिखते हैं, फिर अगली बात समझ करते हैं। तो मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ FM माइनस F1 एंड F2, यानी कि F2 माइनस F1 कैसे भी लिख लीजिए इनटू I। ओके, तो ये जितनी भी टर्म्स हैं, अब देखते हैं यहां पे कौन कौन सी टर्म्स हमें यहां पे यूज आने वाली हैं और कौन सी टर्म्स को हम क्या नाम देने वाले हैं।
तो देखिए बच्चों, जो एल है एक्चुअली वो मैंने अभी आपको बताया था कि लोअर लिमिट जो होगी क्लास इंटरवल की, तो क्लास इंटरवल क्या है आपका, ये वाला 15.5 से लेके 20.5 तक, तो यानी कि ये वैल्यू आ गई आपके पास 15.5, लोअर लिमिट फाइंड आउट कर ली। उसके बाद एफ एम, तो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं एफ एम, ये होगा 32, और उससे ऊपर वाला F1 और उससे नीचे वाला F2 मैंने आपको पहले ही बताया। तो ऊपर वाली वैल्यू एफ एम से ऊपर वाली वैल्यू F1 बोली जाएगी, तो 32 और F1 यानी कि 16 और ट्वाइस ऑफ FM इन माइनस F2 यानी कि 24 और F1 यानी कि 16 इंटू आई है आपके पास विथ ऑफ इंटरवल और ये है 5। तो यहां इस डेटा को कैलकुलेट कर देते हैं और इजीली वी कैन फाइंड आउट आंसर। और मैं डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं, आंसर क्या आएगा 19.3। आप अपने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं द व्हाट विल बी द रिजल्ट। So I hope so that you got understand the concept of mean, mode and median. So this was the all measures of a central tendency. I hope so that it may be useful for you guys. So thank you so much for watching this. This was the complete lecture of mean, mode and median. So thank you so much guys. Thank you so much.